है ना, वैदिक क्षमत्व। तो ये जो वैदिक क्षमत्व होता है, ये सप्त धातु का जो सार होता है, जो क्रीम पार्ट होता है, जिसे ओज बोला जाता है। जैसे कि रस से बना रक्त, रक्त से बना मांस, मांस से बना मेद, मेद से बना अस्थि, अस्थि से बनी मज्जा, मज्जा से बना शुक्र, और शुक्र धारण करने से अष्टबिंदवात्मक ओज शरीर में बढ़ता है। और इस अष्टबिंदवात्मक ओज को बढ़ाने से हमारी प्रतिकार क्षमता, हमारी इम्यूनिटी पावर बरकरार रहती है, ग्रो हो जाती है। अब इस प्रतिकारक क्षमता को ही आयुर्वेद की भाषा में ओज कहा गया है। साधारण भाषा में प्रतिकारक क्षमता कहा गया है। मॉडर्न मेडिकल के साइंस की भाषा में इसे इम्यूनिटी पावर कहा गया है, और नेचुरोपैथी की भाषा में इसे जीवनीय शक्ति कहा गया है, और योग की भाषा में इसे प्रज्ञा कहा गया है। पर्यायी शब्द जो आते हैं ये आप लिख कर रख सकते हैं। आयुर्वेद की भाषा में ओज, साधारण भाषा में प्रतिकार क्षमता, या फिर वैदिक क्षमत्व, ये भी बोल सकते हैं, वैदिक क्षमत्व या फिर प्रतिकार क्षमता। फिर नेचुरोपैथी की भाषा में इसे जीवनीय शक्ति, मॉडर्न मेडिकल की भाषा में इसे इम्यूनिटी पावर, और योग की भाषा में इसे प्रज्ञा शक्ति कहा गया है ना, प्रज्ञा जागृति या फिर प्रज्ञा शक्ति ऐसे कहा गया है। अब अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये ओज कैसे बनता है? जैसे कि अभी मैंने कहा रस से बना रक्त, ऐसे सप्त धातुओं का निर्माण होते होते मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है। पुरुष में भी होती है और महिला में भी होती है। पुरुष में उसे शुक्र और महिला में उसे रज कहा गया है। और शुक्र के धारण से बनता है ओज, और ये ओज की जब हम रक्षा करते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं, तो इससे अष्टबिंदवात्मक जो धातु बनता है उससे ही हमारी प्रतिकार क्षमता बढ़ती है, बरकरार रहती है। अब इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के और भी बहुत सारे उपाय आयुर्वेद में बताए हैं। जैसे अगर आप ओज को बढ़ाना चाहते हैं तो पहले तो शरीर की शुद्धि पंचकर्म के माध्यम से करें। शरीर की शुद्धि पंचकर्म के माध्यम से आपको करनी है। 1-2 मिनट का ठीक है। आपको सुनाई दे रहा है ना प्रॉपरली? कोई समस्या? एक ने कुछ भी मैसेज भेजा है, मैसेज में पढ़ नहीं पाया। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है, नहीं। चलो, तो ओज को बढ़ाने के, प्रतिकार क्षमता को बढ़ाने के बहुत सारे उपाय, नेचुरल उपाय आयुर्वेद में बताए हैं। उसमें एक उपाय है पंचकर्म। पंचकर्म से शरीर की शुद्धि होती है। ये जो पंचकर्म है ये आगे आने वाला टॉपिक है, इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसका परिचय मात्र यहाँ पर कर लेंगे। तो पंचकर्म में वमन अर्थात पेट से उल्टी कराना, विरेचन अर्थात जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें रुका हुआ, चिपका हुआ जो मल है, उस मल को शरीर के बाहर निकालना। फिर बस्ती यानी इनिमा लगवा के एनस से कुछ मेडिसिन या फिर नमक का पानी या फिर दूध या फिर शहद का पानी अंदर डाल के, वो जो पानी अंदर जाता है तो मल को अपने साथ
ले लेता है और फिर प्रत्यागमन से यानी शौच करने से फिर वो मल जो है वो शरीर के बाहर निकल जाता है, इसको बोलते हैं बस्ती। फिर रक्त मोक्षण यानी शरीर का जो खून है, गंदा खून जो है, उस खून को एक तो नीडल के माध्यम से या फिर पंचकर्म में रक्त मोक्षण के अंतर्गत आयुर्वेद में जलौकावचरण यानी ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिसको जौ बोला जाता है, जलौका बोला जाता है, लीच बोला जाता है, उसके माध्यम से शरीर से खून को निकालना, उसको बोलते हैं रक्त मोक्षण। और नस्य यानी पूरे चेहरे की मसाज करके, यहाँ पर स्टीमिंग करके नाक में तेल डालना, इसको बोलते हैं नस्य। और उपकर्म में फिर शिरोधारा, दोनों भ्रू के मध्य में आज्ञा चक्र के ऊपर तेल की धारा को कंटिन्यूअसली ऐसे गिराना, उसको बोलते हैं शिरोधारा। उपकर्म में तो बहुत सारे होते हैं। फिर आंखों के लिए नेत्र तर्पण किया जाता है, आंखों की समस्याओं के लिए नेत्र तर्पण। कोई भी समस्या रहे आंखों की तो उसके लिए हम नेत्र तर्पण कर सकते हैं। वैसे भी सप्ताह में या फिर महीने में एक बार नेत्र तर्पण करना चाहिए। इसका कारण ये भी है क्योंकि हम मोबाइल को बहुत एक्सपोज हो रहे हैं, लैपटॉप चलाते हैं कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए टीवी देखते हैं। अभी हम स्क्रीन के सामने बहुत आ रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कारण तो मोबाइल है। इसलिए सप्ताह में एक बार या फिर महीने में एक बार नेत्र तर्पण करना चाहिए। इसमें करते क्या है, ऐसे गोल उड़द के आटे की ऐसे गोल एक उसको क्या बोलते हैं, द्रोणी बनाते हैं। और फिर उस द्रोणी में जैसे कि खाना खाते समय हम जो दाल होती है उसके लिए एक चावल का द्रोण बनाते हैं, है ना। अगर हमारे पास द्रोण नहीं है तो हम चावल का ही द्रोण बना लेते हैं और उसमें फिर दाल ले लेते हैं। वैसे ही द्रोण यहाँ पर हम बनाते हैं और उसमें फिर महात्रिफलाघृत डालते हैं। इससे फिर आंखों की समस्याओं में एक संतुष्टि हो जाती है। इसे नेत्र तर्पण बोलते हैं, ठीक है। या फिर दोनों आंखों में खाली आश्वतन करने से, गाय का घी 2-2 बूंद दोनों आंखों में डालने से भी नेत्र के बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। फिर कान में तेल डालना, ये भी सप्ताह में एक बार करना ही चाहिए। कान में तेल पूरा भर देना और फिर वो तेल निकाल देना। कान इसको बोलते हैं कर्णपूरण। जो चाहते हैं कि मैं 80 साल तक 100 साल तक ठीक से सुनता रहूं, जो भी कुछ कहे मुझे प्रॉपरली सुनाई दे। यूं तो ये उपाय 60-50 के बाद में करने के बाद में कोई इसका खास फायदा नहीं होता है। आयु के 25-30 साल से ही इस उपाय को चालू कर देना चाहिए। सप्ताह में एक बार पूरे कान में तेल भरना चाहिए। इससे क्या होता है, कान की जो श्रवण शक्ति होती है, सुनने की जो क्षमता होती है, हियरिंग कैपेसिटी जो होती है, वो हमारी बरकरार रहती है। अब जब हियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, फिर लोग बोलते हैं कि अभी कान में अगर तेल डाला जाए तो हियरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी क्या। तो उस वक्त फिर इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर आप आज अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, अगर आप नेत्र तर्पण करते हैं, कर्णपूरण करते हैं, शिरोधारा करते हैं, तो क्या होगा, आपके मस्तिष्क की जो क्षमता है देखने की, सुनने की, ज्ञान को आत्मसात करने की, ज्ञान को देने की, ये जो क्षमता है, ये क्षमता आपकी बरकरार रहेगी। इसको ही बोलते हैं प्रतिकार क्षमता, ठीक है। व्याधि क्षमत्व बोलते हैं इसको, ठीक है। कान में कोई रोग नहीं होगा, आंख में कोई रोग नहीं होगा। शिरोधारा करेंगे तो 60-70 साल तक आप ज्ञान को ले पाओगे, ज्ञान को दे पाओगे। नहीं तो 50 के बाद में, 60 के बाद में इतना भूलने लगते हैं कि साधारण बात भी हम स्मरण नहीं कर पाते। फिर शास्त्र को स्मरण करना और शास्त्र को व्याख्यान के माध्यम से दूसरों को देना, ये तो बहुत दूर की बात है फिर, ठीक है। नाक में तेल डालना, नस्य करना रोज
नाक में हमने तेल डालना चाहिए। नारियल का तेल डालो, तिल का तेल डालो, या फिर गाय का घी डालो, ये भी करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में दांतोन करना चाहिए। मुख में तेल भरना चाहिए सप्ताह में एक बार। मुख में तेल भरने से ओठ फूटते नहीं, मुख में तेल भरने से दांतों के प्रॉब्लम आते नहीं, मुख में तेल भरने से कभी छाले नहीं आते। सप्ताह में एक बार मुख में करीबन 30 ml तक तेल भरना चाहिए ऐसे, और ऐसे ही रखना चाहिए, ऐसे 5-7 मिनट तक ऐसे रखना चाहिए, और फिर गुड़गुड़ करके कुल्ला करके उस तेल को थूक देना चाहिए। घी का भी आप ऐसे कर सकते हैं, घी को ले मुंह में भरे और 5 मिनट तक वैसे ही रखे, उसको बोलते हैं गंडूश। गंडूश यानी कुछ मेडिसिनल मुंह में भर के उसको 5 मिनट तक होल्ड करना, उसको बोलते हैं गंडूश। उसके बाद में अभ्यंग करना, पूरे शरीर पर तेल मलना, तेल रगड़ना, तेल को लगाना, ऑयल एप्लीकेशन करना। सप्ताह में एक बार मसाज करनी चाहिए, खुद ब खुद ही करनी चाहिए, क्योंकि हम सेंटर को जा तो नहीं सकते, इतना पैसा भी नहीं होता, समय भी नहीं होता हमारे पास। कभी पैसा तो होता है लेकिन समय नहीं होता। तो तेल भी शरीर को लगाना चाहिए। ठीक है। फिर रात को सोते समय सप्ताह में एक बार कान के बाहर के हिस्से को तेल लगाना चाहिए, शिरो अभ्यंग करना चाहिए, सर की मसाज करनी चाहिए, पैर के तलवे को तेल लगाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये सब बातें जो है वो प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने के लिए होती है। इससे क्या होता है, तो इससे शरीर की शुद्धि भी होती है, इससे शरीर का तर्पण भी होता है, शरीर को पोषण भी मिलता है। ठीक है। तो ये पहली बात है जो आपको करनी है वैदिक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद के अंतर्गत। नंबर 2, आहार और विहार, ये 2 बातें आती हैं। ये नंबर 2 में ही आर विहार आ जाता है। अब हम खाना क्या खाते हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा वैदिक क्षमत्व। तो आयुर्वेद की दृष्टिकोण से, मैं मॉडर्न एस्पेक्ट से नहीं बोलूंगा, आयुर्वेद की दृष्टिकोण से हमने षड्रसात्मक भोजन लेना चाहिए। हमने मीठा भी खाना चाहिए, खट्टा भी खाना चाहिए, नमकीन भी खाना चाहिए, तीखा भी खाना चाहिए, कड़वा भी खाना चाहिए और कसेला भी खाना चाहिए। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, षड्रसात्मक भोजन होना चाहिए। यूं तो हम पसंद के अनुसार भोजन करते हैं, हमारा भोजन हमारे प्रकृति को संतुलित रखने के लिए होना चाहिए। लोग पसंद के लिए खाते हैं, मैं तो बोलता हूं पसंद के लिए खाओ, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखो कि आपकी प्रकृति को ये 6 रसों की आवश्यकता है। कड़वा भी आवश्यक है। सप्ताह में या 15 दिन में एक बार कड़वे नीम का रस पियो, मैंने परसों ही पिया अभी। ठीक है। बहुत बार मैं ध्यान नहीं रख पाता इन सब बातों को, इतना ज्ञान है ये कि मैं मेरे लिए भी बहुत कुछ करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि ध्यान नहीं रहता इन बातों का। अभी बताते बताते फिर ध्यान में आ जाता, अरे मैंने तो इस सप्ताह में या 15 दिन में कड़वे नीम के पत्ते का रस ही नहीं पिया, कड़वे करेले का रस ही नहीं पिया। हाँ, भले ही रोज मत खाओ कड़वा, लेकिन सप्ताह में एक बार तो भी कंपलसरी कड़वा खाना चाहिए। तीखा तो हम रोज खाते हैं, नमकीन तो रोज खाते हैं, खट्टा भी रोज खाते हैं, और मीठा भी कोई व्यक्ति रोज खाता है, लेकिन मीठा भी सप्ताह में 1 या 2 बार खाओ, गुड़ से बना, या फल खाओ, फल मीठे ही होते हैं। आम अगर रोज खाते होंगे तो कोई मीठी चीज खाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप तो मीठा खा रहे हैं। कसेला खाओ, कसेले यानी तुरट, ये भी खाना चाहिए। अब तुरट क्या होता है, छाछ होती है, तो सप्ताह में नहीं रोज तो कम से कम 2 या 3 बार छाछ पियो। समय पर भोजन करो। ऋषि कहते हैं आरोग्य करणाम काल भोजनम। आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो लेकिन समय को ही ध्यान नहीं रख रहे हो और असमय पर भोजन कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, इतना परिश्रम लेने के बावजूद भी, इतना खर्च करने के बावजूद भी
असमय भोजन करने से प्रकृति संतुलित नहीं रहेगी। अगर आप भोजन करते हैं सुबह 8-10 बजे तो उसी समय रोज करना चाहिए। रात को करना चाहिए 7-8 बजे, 9-10 बजे अगर करते हैं तो उसी समय भोजन करना चाहिए। लेकिन एक दिन आप भोजन कर रहे हैं 8 बजे, दूसरे दिन आप भोजन कर रहे हैं 10 बजे, तीसरे दिन आप भोजन कर रहे हैं 12 बजे, फिर चौथे दिन तो आप भोजन ही नहीं कर रहे आपके काम के अनुसार, काम के लिए, तो फिर ये गलत हो जाएगा, है ना। भोजन के नियम जितने भी है उसमें पहला नियम है आरोग्य करणाम काल भोजनम। और भोजन जो है वो षड्रसात्मक होना चाहिए। भोजन जो है वो संतुलित होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, पानी, ये भोजन के 6 संतुलित तत्व है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिकल साइंस। किसी को अभी तो हम बहुत प्रोटीन बहुत कम लेते हैं, बहुत बार विटामिन ही नहीं लेते हैं, तो इसके कारण फिर हमारे शरीर में डेफिशिएंसीज आती है और उस डेफिशिएंसी के कारण फिर व्याधि क्षमत्व नहीं बनता है। ठीक है। सब्जियों का सेवन बहुत अच्छे से होना चाहिए। अधिकतम लोग सब्जियां खाते ही नहीं है, सलाद भी खाते नहीं है। सलाद का सेवन भी अच्छे से होना चाहिए। बहुत से लोग ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, काजू नहीं खाते हैं, बादाम नहीं खाते हैं, अखरोट नहीं खाते, बोलते महंगा है। कोई भी बोलता है महंगा नहीं, मेरे घर में है लेकिन मुझे पसंद नहीं है ना। किसी को बोले कि 4 बादाम खा लो, बोलते मुझे अच्छा नहीं लगता। उसको 2 चॉकलेट दी थी फिर आराम से खा लेगा, लेकिन बादाम नहीं खाएगा। हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ होता है, पैसा भी होता है, लेकिन अवेयरनेस नहीं होता है। कभी अवेयरनेस होता है तो समय नहीं होता है, कभी अवेयरनेस समय होता है तो पैसा नहीं होता है। कुछ एक का अभाव हो जाता है। जिनको सबका अभाव होता है उनको उनकी प्रकृति खाने नहीं देती, कोई रोग हो जाता है। सब कुछ रहता है, समय रहता है, पैसा रहता है, खाने के लिए भी रहता है, लेकिन रोग ऐसे हो जाते हैं कि वो बोलते हैं कि अरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, काजू मत खाओ। ठीक है, बीपी बढ़ गया, काजू मत खाओ। दांत नहीं है, अभी बादाम चबा नहीं सकते, तो दांत नहीं होते, बादाम नहीं चबा सकते, अखरोट नहीं खा सकते, जर्दालू नहीं खा सकते। ठीक है, तो ऐसी अभी अस्थमा है तो संतरा मत खाओ, मौसम्बी मत खाओ, नींबू मत खाओ, ऐसे भी परहेज आ जाते हैं। और उसके कारण से भी हमारे शरीर में बहुत सारी डेफिशिएंसीज आ जाती है, जिससे कि हमारा व्याधि क्षमत्व बढ़ता नहीं है। तो आहार, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर विहार है। विहार यानी सुबह थोड़ा सा टहलना, घूमना, शाम को थोड़ा सा शतपावली करना, फिर योगाभ्यास एक घंटे तक करना, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ध्यान, मेडिटेशन, ये विहार में आता है। विहार का अर्थ होता है उठना, चलना, बैठना, घूमना, किसी से बात करना, किसी के साथ रहना, इसको बोलते हैं विहार। सोना, इसको बोलते हैं विहार। विहार का अर्थ होता है चेष्टा, व्यवहार। तो हमारा व्यवहार भी बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे पास बहुत काम है, हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन हम 1 घंटा भी शरीर के लिए नहीं दे सकते हैं, तो आप बहुत अच्छा खा रहे हो, षड्रसात्मक भोजन कर रहे हो, लेकिन आप व्यायाम नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो भी आपका व्याधि क्षमत्व प्रॉपर नहीं बढ़ेगा। 2 कोरोना के वैक्सीन लेने से व्याधि क्षमत्व नहीं बढ़ता। बहुत से लोगों ने वैक्सीन लिया, मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि बाकी जो अन्य बातें मैंने आपको अभी बताई, आहार विहार, ये उनका ठीक नहीं था, शोधन अच्छा नहीं था, शुद्धि कर्म, है ना। आप आहार विहार बहुत अच्छा कर रहे हो, एक्सरसाइज करते हो, खान पान करते हो, लेकिन पहली जो बात मैंने बताई, जैसे कि पंच कर्म करना, उपकर्म करना, ये नहीं करते, फिर भी व्याधि क्षमत्व नहीं बढ़ेगा, है ना। और तीसरी बात है विचार, और ये विचार आता है अध्ययन से। 2 बातें आप बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन अध्ययन नहीं कर रहे हो, आपको सही समझ नहीं है जीवन की, शास्त्र की, आपको ज्ञान नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है और उसके लिए करना क्या है, तो भी विचार अच्छे न होने से व्याधि क्षमत्व अच्छा नहीं रहेगा। आप झूठ को सच मान रहे हो और सच को ही झूठ मान रहे हो, फिर भी आपका व्याधि क्षमत्व बिगड़ेगा, क्योंकि आप इतना सोच रहे हो, नकारात्मकता आप में है कि उससे भी व्याधि क्षमत्व कम हो जाता है ना।
आवश्यक बात पर सोचना चाहिए, अनावश्यक बात पर सोचना नहीं चाहिए। लेकिन अनावश्यक बात के लिए आप सोच रहे हो और आवश्यक बात के लिए कोई सोच नहीं है आपके पास, तो भी वैदिक क्षमत्व घट जाता है, तो भी हमारी प्रकृति अच्छी नहीं रहती है। ठीक है, भले ही हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लगेगा कि नहीं, मुझे मेरी सेहत अच्छी नहीं है ना। विचार से अगर आप ग्रस्त है, नकारात्मकता निगेटिविटी से अगर आप ग्रस्त है, तो भी आपका वैदिक क्षमत्व नहीं बढ़ेगा। तीसरी बात, विचार बहुत आवश्यक है। अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़नी चाहिए। आचार्य चाणक्य नीति पढ़ो, विदुर नीति पढ़ो, भर्तृहरि शतकम पढ़ो, उपनिषद को पढ़ो, वेद को पढ़ो, उसके बाद में भगवत गीता को पढ़ो, ज्ञानेश्वरी को पढ़ो, और जितने भी महात्माओं के चरित्र है, उसके जो ग्रंथ है उसको पढ़ो। तो फिर क्या होगा, एक अच्छे विचार आते रहेंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तो पहले नंबर पर रखनी चाहिए। भले ही खाने के लिए एक रोटी कम क्यों ना हो, लेकिन दिमाग में नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, दिमाग में भय नहीं होना चाहिए, दिमाग में भ्रम नहीं होना चाहिए, दिमाग में उल्टी सीधी बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी जीवन की अच्छी समझ होनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं लोगों के पास सब कुछ है, जीवन को जीने की समझ ही नहीं है ना। सब कुछ होके भी वो अधूरापन महसूस करते हैं। क्योंकि जीवन को समझने की, जीवन को जीने की समझ नहीं है, और उस समझ के लिए जो पढ़ना चाहिए, जो सुनना चाहिए, तो आप पढ़ नहीं सकते तो सुनो। किसी को पढ़ना नहीं आता है तो फिर वेद ने तो कहा बहुश्रुत बनो, सुनने की कोशिश करो, उस ज्ञान को सुनो। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ नहीं सकते तो सुनो। लेकिन बहुत बार ये होता है कि जो हमें चाहिए होता है वो कोई सुनाने वाला नहीं होता है, उस कारण से फिर हमें पुस्तक से ही वो पढ़ना पड़ता है। तो अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ो, उससे भी वैदिक क्षमत्व बनता है। खाली इंजेक्शन लेने से वैदिक क्षमत्व नहीं बढ़ता है, ये तो धोखा है ना। 2 डोज कोरोना के लेने से वैदिक क्षमत्व बन गया, ये धोखा है। लेकिन क्या करें, लोग जो बातें मैंने पहले बताई वो करते नहीं है, तो फिर चलो धोखे के साथ ही आगे बढ़ाते हैं लोगों को, तो फिर कोरोना का इंजेक्शन लेते हैं। भी कितने सारे लोग आएंगे, किस किस का इंजेक्शन लोगे आप। अब ये जितना भी मैंने बताया, ये सब रोगों के लिए रहेगा वैदिक क्षमत्व, ये सब रोगों के अगेंस्ट में काम करेगा ये वैदिक क्षमत्व। ठीक है ना। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। ठीक से खान पान करो, युक्त आहार युक्त विहार, ठीक से आप उठो बैठो चलो बोलो एक्सरसाइज करो, इसको बोलते हैं विहार। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ठीक ठीक व्यवहार करो सभी के साथ। बेटे के साथ बेटे जैसा व्यवहार, बेटी के साथ बेटी जैसा व्यवहार, पति के साथ पति जैसा व्यवहार, माँ के साथ माँ जैसा व्यवहार, पिता के साथ पिता जैसा व्यवहार, और बाहर के जितने भी हमारे करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ वैसा व्यवहार, है ना। हमें व्यवहार करना नहीं आता, बेटे के साथ बेटे जैसा व्यवहार नहीं करते, बेटी के साथ बेटी जैसा व्यवहार नहीं करते, माँ बाप के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा करना चाहिए, उनको जो रिस्पेक्ट करना चाहिए वो नहीं करते। इससे भी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, इससे भी प्रतिकार क्षमता कम हो जाती है ना। तो रिश्तों में अनुरूप व्यवहार होना चाहिए, प्रतिकूल व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसको ही बोलते हैं युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अपना कर्म करो, कर्मसु युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य। नींद भी अच्छी लो, गलत समय पर नींद मत लो, ठीक समय पर नींद लो। दिन में सोना मना है, रात में पूरी नींद ले लो। यूं तो रात में जागते दिन में सोते हैं, फिर क्या वैदिक क्षमत्व बनेगा। रात को 3 बजे तक जागते हैं और फिर सुबह होते 10 बजे 11 बजे तक सोते, क्या वैदिक क्षमत्व बढ़ेगा। आपके भीतर तो रोग कम ही नहीं होंगे फिर। तो नींद भी युक्त स्वप्नाव बोधस्य, स्वप्न का अर्थ होता है नींद, निद्रा, इसको भी ठीक ठीक आप ग्रहण करो। युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। ये जो योग है, जीवन जो योग में है, ये दुख निवारण करने वाला होगा। यूं तो हम देखते हैं हर एक के जीवन में जो भी कुछ करते हैं वो दुखदायक ही होता है, दुख निवारक नहीं होता है।
कैसा होना चाहिए जीवन? दुख निवारक होना चाहिए। जो भी कुछ करेंगे वो दुख निवारक होना चाहिए। जो कुछ करेंगे वो दुख देने वाला नहीं होना चाहिए। समझने की कोशिश करेंगे तो हर क्रिया और हर जो कुछ भी हम करेंगे वो दुख को निवारण करने वाला ही होगा। लेकिन अक्सर देखा जाता है जो भी कुछ करते जा रहे हैं वो दुख को देने वाला ही बनते जा रहा है। इसमें थोड़ा समझ का भी प्रॉब्लम होता है, अंडरस्टैंडिंग का भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सही समझ, सही अंडरस्टैंडिंग रहने से हमारा जो भी कुछ हम करेंगे वो दुख निवारक ही रहेगा। और इन सभी बातों से हमारी फिर प्रतिकार क्षमता, व्याधि क्षमत्व, इम्यूनिटी पावर, जीवन शक्ति, ओज, आयुर्वेद की भाषा में जिसको बोला है ओज, वो बढ़ेगा। मात्र शुक्र का धारण करने से ओज बढ़ता है ऐसे नहीं है। इन सभी बातों को करने से ओज बढ़ता है। और इस ओज को 8वां धातु बोला है आयुर्वेद में। सप्त धातु तो हम जानते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु तो है। लेकिन इन 7 धातु को सुरक्षित रखने से, इनका पोषण करने से, इनको सुरक्षा प्रदान करने से 8वां धातु ओज बहुत अच्छा बनता है। और ओज शरीर में बना रहने से हमारा जीवन काल बहुत अच्छा रहता है। जीवेद शरद शतम, 100 साल का हमारा जीवन है तो करीबन 100 साल तो नहीं, लेकिन करीबन 80-90 साल तो हम जिएंगे और अच्छा जीवन जिएंगे। ठीक है, तो इन बातों को आपने करना है। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हॅलो, हाँ बोलिए सर काल एलोवेराचं सांगत होते तर ते सांगून द्या थोडंसं. किती हाँ जी. वेळेस घ्यायचं, काय घ्यायचं? एलोवेरा मैं बता रहा था आपको। हाँ, पसीना पसीना अगर बहुत ज़्यादा आता है तो एलोवेरा आप सेवन करें। सुबह दोपहर शाम 30-30 ml सेवन करें। इसे 3 से 6 महीने तक सेवन करने से अधिक पसीना और पसीने की बदबू आना, ये प्रॉब्लम पूरी चली जाती है। पहले तो ज़्यादा पसीना नहीं आएगा तो फिर उसकी बदबू नहीं आएगी। जो लोग महसूस करते हैं कि मेरे पसीने की बहुत ज़्यादा बदबू आती है, बाजू में कोई बैठता नहीं है, तो फिर क्या करें? एलोवेरा जूस का सेवन करें। पसीने की बदबू भी कम हो जाती है और पसीना भी संतुलित हो जाता है। इन्हें बंद नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा आवश्यकता से। सर त्याच्यामुळे फंगल इन्फेक्शन होते, पसीन्यामुळे फंगल इन्फेक्शन होते। हाँ वही ना, जो अभी सेकेंडरी जितनी भी बातें हैं, मान लो जो पसीने से रोग होते हैं वो सब रोग एलोवेरा से ठीक हो जाएंगे। एलोवेरा आंवला भी ले सकते हैं, आंवले के रस से भी पसीना, बदबू ये कम हो जाता है। गिलोय का रस पीने से भी कम हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलोवेरा ही है इसमें पसीने के लिए। खराब पसीना, एलोवेरा जूस फ्रेश लेना चाहिए या जो बना हुआ जूस मिलता है मार्केट में वो लेना चाहिए? नहीं, अभी आप घर में तो एलोवेरा जूस नहीं बना सकते क्योंकि वो इतना कड़वा रहता है। लेकिन फिर भी मैं जैसे बोलता हूँ षड्रसात्मक, लोग पूछते हैं कड़वा तो कुछ खाने के लिए मिलता ही नहीं है। नीम के पत्ते हैं कड़वा खाने के लिए, उसके बाद में एलोवेरा है, एलोवेरा का गुद्दा है खाने के लिए। 1 चम्मच 2 चम्मच अगर एलोवेरा का गुद्दा हम खाते हैं और उसके ऊपर ग्लास भर पानी पी जाते हैं तो जूस पीने जैसा ही वो हो जाता है। तो फ्रेश लोगे तो बहुत अच्छी बात है, इससे एसिडिटी भी कम हो जाएंगी। बहुत कड़वा रहता है एलोवेरा, लेकिन जो कंपनी हमें हमारे घर में देती है उसमें कोई कड़वापन नहीं रहता। तो जो फायदा होना चाहिए प्योर एलोवेरा खाने से, इतना फायदा जूस से नहीं होता। जैसे पतंजलि का जूस है, बहुत सारे कंपनियों का जूस है, तो उससे इतना फायदा नहीं होगा। आप फ्रेश अगर लेंगे गुद्दा, एलोवेरा का गुद्दा निकाले, 1-2 चम्मच खा ले। अच्छा, इवन एसिडिटी के लिए एलोवेरा अच्छा है? एलोवेरा सबसे बढ़िया है। कड़वी जितनी भी कड़वी चीजें हैं वो एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी है। करेला अच्छा है, उसके बाद में नीम के पत्ते अच्छे हैं, एलोवेरा तो सबसे अच्छा है एसिडिटी के लिए। आपकी कोई भी बहुत सीवियर एसिडिटी वाला पेशेंट, बस उसको 2-3 दिन तक 2 चम्मच एलोवेरा, जो प्योर एलोवेरा होता है, उसको खिलाओ आप और मुझे बताओ फिर एसिडिटी कम हुई कि नहीं हुई। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, और वैदिक क्षमत्व को बढ़ाने के लिए और एक अगला
पार्ट जो आता है, अभी शायद मीटिंग और हो जाएंगी तो हम अगले पार्ट में उसको देख लेंगे। मेडिसिन अभी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन है आंवले का चूर्ण, आंवले का रस या फिर आंवले का चूर्ण। सीजन में रोज 2 आंवले खाना, ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी बात होती है। आंवले का जूस निकाल के भी आप पी सकते हैं, आंवले के अलग अलग कल्प बना के भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें शक्कर रहती है तो थोड़ा सा हानि कर सकता है। चूर्ण में शक्कर नहीं रहती, जूस में शक्कर नहीं रहती, तो आप आंवले का जूस या चूर्ण ले सकते हैं। दूसरी बात, आंवले से बना च्यवनप्राश, रोज 2 चम्मच च्यवनप्राश सुबह खाली पेट दूध के साथ लेने से, 1 घूंट भर दूध गाय का, वो अनुपान होता है च्यवनप्राश का, तो वो च्यवनप्राश दूध के साथ लेने से बहुत बढ़िया इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। चेहरे पर रौनक रहती है, चेहरे पर तेज रहता है, चेहरे पर ओज रहता है च्यवनप्राश खाने से। अधिकतम लोगों को च्यवनप्राश की पहचान नहीं है, अधिकतम लोगों को च्यवनप्राश किस लिए खाना चाहिए वो मालूम ही नहीं है। अभी कोरोना काल में बहुत च्यवनप्राश बिका, कुछ लोगों को पता चला कि च्यवनप्राश खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, तो लोगों ने 5-5, 10-10 किलो च्यवनप्राश मेडिकल से लेके गए लोग। अभी बहुत सारे मेडिकल वाले मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जितना च्यवनप्राश 25 साल में नहीं बेचा, उतना च्यवनप्राश 1 साल में बेच दिया मैंने। क्विंटल च्यवनप्राश बेचा है मेडिकल वालों ने। फिर कोरोना चला गया, जैसे ही कोरोना चला गया लोगों ने च्यवनप्राश खरीदना बंद कर दिया। अरे भाई, च्यवनप्राश कोई सीजनल आइटम थोड़ी है, आप साल भर च्यवनप्राश खा सकते हैं। सुबह उठ के ब्रश करके 2 चम्मच च्यवनप्राश, उसके ऊपर फिर 1 घूंट बिना शक्कर का गाय का दूध, बस ऐसे ले लो, आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। ठीक है सर, हाँ हॅलो, हाँ बोलिए। सर दुधाना कफ होत असेल तर मग त्याचं कसं घ्यायचं? नहीं, एक घूंट च्यवन, इसलिए मैंने गाय का बोला है ना, भैंस के दूध से कफ बढ़ता है। अभी बेसिकली अगर कफ की शिकायत है आपको, तो सबसे पहले आपको तो फिर वमन करना है, वैसे च्यवनप्राश नहीं खाना है, फिर आपको पंचकर्म करना है पहले, उसके बाद में फिर वो कफ की शिकायत कम कर लेनी है, उसके बाद में फिर च्यवनप्राश खाना शुरू करना है। अब कफ की समस्या है और आप च्यवनप्राश खा रहे हैं, उसके ऊपर दूध पी रहे हैं, तो कफ तो बढ़ेगा। फिर भी गाय का दूध लेने से कफ नहीं बढ़ता है, लेकिन फिर भी अगर बढ़ रहा है तो समझ लेना आपको सबसे पहले तो कफ का उपचार करना पड़ेगा, इसके लिए वमन करना पड़ेगा, कफ के लिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन खानी पड़ेगी, उसके बाद में फिर च्यवनप्राश शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक स्वस्थ साधारण व्यक्ति के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई रोगी व्यक्ति के लिए नहीं बता रहा हूँ। ये जो दिनचर्या है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की, ये एक साधारण व्यक्ति की जिसे कोई समस्या नहीं है और आगे कोई आनी नहीं चाहिए, उसके लिए ये मैं दिनचर्या बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में योग मेडिटेशन करने से, ये तो मैंने बताया कि बढ़ता है। उसके बाद फिर शतावर का पाउडर खाने से भी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, गुड़वेल लेने से भी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। अभी अगस्त के महीने में 1.25 महीने तक, 1 साल में 1.25 महीने तक जो लोग गुड़वेल का काढ़ा पीते हैं उनको साल भर कभी बुखार नहीं आता है। अगस्त के महीने से लेकर अक्टूबर तक 1 से 1.5 महीने तक गुड़वेल का काढ़ा पीना चाहिए। गुड़वेल का काढ़ा पीने से बहुत अच्छी इम्यूनिटी बढ़ती है। ठीक है, गिलोय का काढ़ा पीने से, तो आप अभी बरसात होने के बाद में अगस्त महीने में बहुत अच्छी गुड़वेल आती है जंगल में, गुड़वेल को कलेक्ट करना और उसका काढ़ा बना के वो पीना, उससे भी बहुत अच्छी इम्यूनिटी बढ़ती है। अश्वगंधा का चूर्ण लेने से इम्यूनिटी बरकरार रहती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। तुलसी के 5 पत्ते या 7 पत्ते रोज खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। हमारे पूर्वज हमें कहा करते थे कि तुलसी के 2-4 पत्ते मुंह में रख के उसको निगलना चाहिए, उसको चबाना नहीं चाहिए। तुलसी के पत्ते कभी भी चबा के खाने नहीं चाहिए। तुलसी का पत्ता ऐसे 7 पत्ते 5 पत्ते लेके मुंह में डाल के पानी के साथ उसको निगल लो, उसको चबाओ मत, वो पेट फिर उसका जूस बना के उसको प्रोसेस कर लेगा। ठीक है, इससे भी बहुत अच्छी इम्यूनिटी बढ़ती है। अब कोरोना का जो काढ़ा है आयुष डिपार्टमेंट ने निकाला था, तो उसमें तुलसी के पत्ते डाले थे उन्होंने, अश्वगंधा डाली थी, उसके बाद में कलमी जो होती है, कलमी उसको हम बोलते हैं दालचीनी,
आयुर्वेद में उसको बोलते हैं त्वक, ये लेने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। सीतोपलादी चूर्ण सुबह पाव चम्मच से लेकर आधा चम्मच लेने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। अभी जिसको कफ की शिकायत है, अभी जो प्रश्न पूछा था, अगर वो पिपली जो होती है, पिपली पान पिपली, अगर पिपली रसायन लेते हैं 21 दिन तक पिपली को, 11 दिन तक पिपली को बढ़ाना, उससे फिर घटाना। जैसे पहले दिन 1 पिपली, दूसरे दिन 2 पिपली, तीसरे दिन 3 पिपली, 10वें दिन 10 पिपली शहद के साथ उसको चाटना है, उसके ऊपर थोड़ा सा दूध पी लेना है, और फिर 11वें दिन से 12वें दिन में 10 पिपली, 13वें दिन में 9 पिपली, ऐसे घटाते जाना 21 दिन तक। फिर ऐसे 3-6 महीने में एक बार प्रयोग करने से, या जब प्रॉब्लम है तब प्रयोग करने से कफ कम हो जाता है, इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी बढ़ती है।